हाँ बेटा, एक कल संवैधानिक जगत में एक बहुत बड़ा उछाल आया है, और वो ये कि उत्तराखंड राज्य ने, श्री पुष्कर धामी की सरकार ने यूनिफॉर्म सिविल कोड के बिल को पास किया। अब जैसे ही गवर्नर साहब की प्रेजेंट उस पे आ जाएगी, वैसे ही ये कानून बन जाएगा। ये क्यों एक विशेष इवेंट है, इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है, और खास तौर से हम लोग क्योंकि लॉ के स्टूडेंट हैं, तो हम लोगों के लिए तो बहुत आवश्यक है इसके पक्ष और विपक्ष में जो बातें करना। देखिए, दो चीज है, एक लीगल पॉइंट है, दूसरा सामाजिक पॉइंट है, और तीसरा राजनीतिक पॉइंट। राजनीतिक पॉइंट से हम लोगों को कोई लेना देना नहीं है। हम लोगों का जो भी मतलब है वो इसके लीगल पॉइंट से है, लीगल कॉन्सिक्वेंसेस से है, और सोशल इफेक्ट अपॉन द सोसाइटी। क्या नाम है? यूनिफॉर्म सिविल कोड। हम जानते हैं हमारे यहाँ हिंदुस्तान में यूनिफॉर्म क्रिमिनल कोड तो है। उसका क्या मतलब है? अगर आईपीसी 1860 है तो उसके अंदर जो भी सेक्शंस हैं वो सभी मजहब के लोगों के ऊपर समान रूप से लागू हैं, चाहे वो जिस मजहब का अभियुक्त हो, और चाहे वो अभियुक्त स्त्री हो अथवा पुरुष। अन्य जितने भी स्पेशल एक्ट हैं क्राइम से रिलेटेड, उनका भी वही हाल है। जो भी वो अपराध करेगा वो उसमें दिए गए दंड का भागीदार होगा, चाहे वो पास्को एक्ट हो, चाहे गंगा एक्ट, चाहे अन्य दुनिया भर के एक्ट हैं उनके बारे में। तो वहां तो एक रूपता है, लेकिन सिविल कोड में एक रूपता नहीं। आपको हम ही ने पढ़ाया है, हिंदू मैरिज है, हिंदू मेंटेनेंस एंड एडॉप्शन है, हिंदू सक्सेशन है, और जो सीआरपीसी है सेक्शन नंबर 125, दैट इज द मेंटेनेंस, जहां पर मेंटेनेंस दिया गया है पत्नियों को, बच्चों को, चाहे वो धर्मज हो या अधर्मज हो, और माता। लेकिन है क्या, डाइवोर्स के जो नियम हैं वो हिंदुओं में अलग है, मुसलमानों में अलग। दूसरी बात, जो सक्सीशन का मामला है, उत्तराधिकार का मामला है, वो उत्तराधिकार के नियम दोनों मजहबों में जो भी उनके कानून हैं दोनों में अलग। सवाल एक होता है, वन नेशन वन लॉ। हमारी वर्तमान सरकार ने एक और नारा दिया था, वन नेशन वन इलेक्शन, जिस पर एक समिति बनी हुई है भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति कौन, रामनाथ कोविंद साहब की अध्यक्षता में, और वो अपना कार्य कर रहे। यानी हम टारगेट में केंद्रीय सरकार के वो भी चीज है, वन नेशन वन इलेक्शन। फिर आज हम चर्चा कर रहे हैं वन नेशन वन लॉ। अब है क्या, पुत्र पुत्रियों को समान अधिकार, जायदाद में
ये तो मेन पॉइंट। औरतों को पुरुषों को समान अधिकार जाएगा। दूसरी बात, डाइवोर्स लेने में पत्नियों को और पतियों को समान अधिकार। एक्चुअली भारत के इतिहास में, कानूनी जगत के इतिहास में 1985 एक महत्वपूर्ण साल था, जब क्या नाम था केस का? मोहम्मद अहमद खान वर्सेस शाह। मोहम्मद अहमद खान बनाम शाह बानो, AIR 1985, सुप्रीम कोर्ट, पेज नंबर 945 945 के मुकदमा आया सुप्रीम कोर्ट। अब्दुल रहमान खान बनाम शाह बानो, 945 पेज नंबर सुप्रीम कोर्ट। उसमें जो निर्णय आया, वो निर्णय में क्या था कि CRPC की धारा 125 सभी धर्म की औरतों के संबंध में समान रूप से लागू है। 20 रुपए महीने का उनका वो था मेंटरी। लेकिन तत्कालीन सरकार जो हिंदुस्तान की थी, उस सरकार ने इस जजमेंट का असर निष्प्रभावी करने के लिए एक एक्ट पास कर दिया पार्लियामेंट। कौन सा एक्ट है? मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन डाइवोर्स, ईयर 1986। तलाक के बाद मुस्लिम औरतों के अधिकारों का संरक्षण अधिनियम, और उससे इसका असर आप जानते हैं कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद नंबर 44 में क्या कहा गया है? ये दायित्व तो होगा देश का कि देश में सभी नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता, उसमें सिविल संहिता भी है, लागू, कोई भेदभाव नहीं। ये जो पार्ट 4 है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट, भारत के संविधान में किस देश के संविधान से लिया गया है? ये आयरलैंड के संविधान से लिया, और उसमें अनुच्छेद 44 में एक समान संहिता की बात की गई। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट होते क्या? ये वो पॉलिसीज हैं जिन्हें स्टेट को कानून बनाते समय ध्यान में रखना चाहिए, संज्ञान में रखना चाहिए। और आर्टिकल 47 ने ये दायित्व है देश का कि अपने देश में सभी लोगों का, चाहे जिस लिंग के हों, चाहे जिस संप्रदाय के हों, सबके लिए कल्याणकारी कदम उठाने का प्रयास करना। काफी दिन से मुद्दा उठ रहा था। हालांकि बंसीलाल वाला केस कौन सा है? पन्नालाल बंसीलाल पाटिल वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। पन्नालाल बंसीलाल पाटिल बनाम स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश, 1996 का होगा। हाँ सर। AIR 1996 का सुप्रीम कोर्ट का है। और उसमें ये कहा गया था, क्या कहा गया सर कि Act 1 को अगर इसको लागू किया जाता है तो ये काउंटर प्रोडक्टिव हो सकता है। तो ये कहा गया अगर इसको Act 1 से लागू कर दिया गया तो काउंटर प्रोडक्टिव फॉर द इंटरेस्ट ऑफ नेशन। वो बात आई गई होगी 1996 के बाद गंगा जी में बहुत पानी बह चुका है, बात आती रही। और ये साहबानों के केस ने एक बार फिर बहुत धमाका मचाया था पूरे हिंदुस्तान में। लेकिन इसके बाद डैनियल लतीफी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया
ये आया मुकदमा 2001 में। इसमें क्या कहा गया? डैनियल लतीफी, इसी संबंध में ये मुकदमा आया था। इसका कहा है इद्दत के बाद मुस्लिम औरतों को उनको मेंटेनेंस या मदद दिया जाना। फिर काफी दिनों से सुगबुगाहट थी। उत्तराखंड के पिछले विधानसभा के इलेक्शन में बीजेपी ने घोषणा की थी कि वो अगर सत्ता में आएंगे तो समान सिविल संहिता लागू करेंगे। पुष्कर सिंह धामी साहब मुख्यमंत्री हैं उत्तराखंड के। उन्होंने रंजना प्रकाश देसाई जस्टिस रिटायर्ड की अध्यक्षता में एक 5 सदस्यीय कमेटी बनाई। उनके रिपोर्ट के आधार पर बिल पेश किया उत्तराखंड की विधानसभा में, और कल अर्थात दिनांक 7 फरवरी 2024 को ये बिल पास। आप लोग ये भी जानते होंगे कल रोज ये डे था, और उत्तराखंड की सरकार ने उन महिलाओं को भी रोज प्रेजेंट किया है जो इसके शिकार हो। अब जब ये कानून राज्यपाल महोदय के एसेंट मिलते ही बन जाएगा तो उत्तराखंड भारतवर्ष का पहला प्रदेश होगा जो इस कानून को अपने यहाँ लागू करा। किन मामलों में इसका असर पड़ेगा? उत्तराधिकार के मामले में, शादी विवाह के मामले में, डाइवोर्स के मामले में, और एक चीज और ध्यान देना है, लिव इन रिलेशनशिप का भी जिक्र आया है। इसमें बताया गया है कि लिव इन रिलेशनशिप में अगर कोई रह रहा है तो उसको भी रजिस्टर्ड कराना पड़ेगा रजिस्ट्रार साहब से कि हम लोग सब लिव इन रिलेशन में रहे। लिव इन रिलेशन में अगर ये अलग अलग होते हैं, क्या कहते हैं तुम लोग, क्या कहते हो, ब्रेक का हो गया, ब्रेकअप हो गया, तो ब्रेकअप की सूचना भी रजिस्ट्रार के यहाँ रजिस्टर्ड कराने, उसका मेंटेनेंस भी देना पड़ेगा। मेंटेनेंस देना पड़ेगा। अगर कोई बच्चा गर्भ में है या कोई बच्चा है तो उसका मेंटेनेंस भी देना। तो काफी आमूल चूल। एक चीज और है, शादी में वधू और वर की जो एज है वो भी समान हो जाएगा, सबके लिए समान, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे पारसी हो, और चाहे सबके लिए। तो एक समान काम है। संपत्ति के बंटवारे में भी ये बात आएगी। अगर कोई संपत्ति का मालिक एक्सपायर करता है तो उसकी जो संपत्तियां हैं वो उनकी पत्नी और उनके पुत्र पुत्रियों में समान रूप से विभाजित की जाए। इस समान सिविल संहिता का बहुत लोग इकाई के आलोचना करते हैं। ये गलत है। ये अल्पसंख्यकों के अधिकार पर कुठाराघात है। लेकिन अगर निष्पक्ष रूप से इस पर विचार किया जाए तो कोई कुठाराघात नहीं, मेरी राय में। अपनी राय हम लोग दे सकते हैं। हमारी राय में ये कोई कुठाराघात नहीं है, किसी के इंटरेस्ट का कोई त्रास नहीं होगा। इसमें सबको समान अवसर मिल रहे हैं, हर तरह से एक प्रॉस्परस और एक इज्जतदार जिंदगी जीने का अवसर मिलेगा। और उम्मीद ये भी है कि इससे पूरे भारत के जो भी लोग इसमें निवास करते हैं उनका एक सुखमय भविष्य। तो ये रही बात जो यूनिवर्सल सिविल कोड, जिस पर काफी कुछ कहा गया। आप जानते हैं कि एक हमारा प्रदेश और है बिहार राज्य, वो भी एक मामले में फंस आया है।
और उन्होंने जातिगत जनगणना कराई। वो उस मामले में फर्स्ट हैं। और हमारी उत्तराखंड की सरकार ने कल एक इतिहास रच दिया, वो यूनिफॉर्म सिविल कोड के मामले में फर्स्ट हैं। हम उम्मीद करते हैं कि इसका असर अन्य राज्यों पर भी पड़ेगा और केंद्र सरकार भी इससे प्रभावित होकर शायद अगली लोकसभा के किसी सत्र में इस तरह का प्रावधान जरूर लाएगी और हमारे देश को इस संबंध में एक नया कानून समूचे देश में अवश्य मिलेगा। बहुत बहुत